सरकार के अधिकार में होंगे, सत्ता में भागीदारी होगी या न्यायपालिका में भागीदारी होगी, ये लाखों करोड़ों राम मंदिर बांध लो, ये अधिकार की पूर्तता नहीं है। सर क्यों नहीं देना चाहते, जब किस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है और वो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम तो ओबीसी है, तब भी उसके बाद भी ये सारी समस्या क्यों बनी हुई? ओबीसी के हक और अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो व्यक्ति किस जाति का है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह व्यक्ति जो संवैधानिक ओहदे पर बैठा हुआ है वो किस नीति का है। इन परिस्थितियों में ओबीसी कहाँ है, इस देश के बजट में ओबीसी कहाँ है? भागीदारी वाला जो हिसाब है ये कहीं न कहीं गड़बड़ दी। भागीदारी में ऊंचे पदों पर सिर्फ सेवा के काम में, निचले पदों पर सिर्फ हम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, मगर वो भी प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से खत्म होती जा रही है। जनगणना का बड़ा मसला है। जनगणना इस देश में तमाम समस्याओं की, ओबीसी की समस्याओं की जड़ है, मगर ओबीसी अगर जाग गया तो ओबीसी इस देश में सरपंच से लेकर देश की सत्ता हिलाने में ताकत रखता है या अपना आदमी बैठाने की ताकत रखता है। इतनी संख्या इसकी इस प्रजातंत्र में है और ये कदापि ही इस बात को मनुवादी व्यवस्था के खास तौर पर आरएसएस वादी लोग ये नहीं चाहते और इसलिए वो ओबीसी की जनगणना में रोड़े अटका रहे हैं। तो जब भी मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपको बता दें कि ओबीसी समाज के माध्यम से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर उनके संवैधानिक अधिकार को तमाम मार्गदर्शकों के माध्यम से जानकारी दी गई, बताया गया और ऐसे में जिनके माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम का कहीं न कहीं नेतृत्व किया गया। बबलू कटरे सर हमारे साथ में है, पूछेंगे जानेंगे क्या इस देश के अंदर में ओबीसी समाज को, एक बहुत बड़े तबके को किस तरीके से संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहे, क्या वजह मानते सर, क्यों ये सारी चीजें संभव हो पा रही है? इस देश में सबसे बड़ा तबका मेहनत का समाज जो ओबीसी का समाज है, जैसे नेशनल लेवल पर हम बीसी कहकर, पिछड़ा समाज कहकर जानते हैं, लेकिन आज तक आज़ादी के 70 साल बाद भी यदि संवैधानिक फंडामेंटल राइट्स से ये समाज यदि वंचित रहा है तो उसके पीछे एकमात्र जो कारण है, जो इस देश की सत्ताधीश वर्ग रहा है, वो ये कभी नहीं चाहता कि इस देश के ओबीसी को उसके हक अधिकार मिले। क्या वजह मानते सर, क्यों नहीं देना चाहते, जब किस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है और वो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम तो ओबीसी है, तब भी उसके बाद भी ये सारी समस्या क्यों बनी हुई? ओबीसी के हक और अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो व्यक्ति किस जाति का है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह व्यक्ति जो संवैधानिक ओहदे पर बैठा हुआ है वो किस नीति का है। महत्वपूर्ण बात यह है, जाति महत्व नहीं रखती, उसकी नीति महत्व रखती है। और इस देश में मनुवादी व्यवस्था के कारण और इस व्यवस्था को टिकाए रखने में जो इस व्यवस्था के ऊंचे वर्ग के लोग जो सफल हुए हैं, उसका महत्वपूर्ण कारण है कि इस मनुवादी व्यवस्था में ओबीसी समाज को जकड़ा रखा और इस जकड़े गए समाज से ही ऐसे हम नुमाइंदा चुने जो ओबीसी के समतामूलक समाज के निर्माण के लिए भारतीय संविधान ने जो अधिकार बहाल किए हैं, उस बात को ना समझने वाले, ना मानने वाले लोग, जिन्हें हम पार्टी और जाति के नाम पर निर्वाचित किया, और इस वजह से इन लोगों ने, भारतीय संविधान ने इस टुकड़े टुकड़े में अनेकाधिक धर्मों में बटे हुए, अनेकाधिक हजारों जातियों में बटे हुए समाज को जोड़कर कैटेगरी के आधार पर इकट्ठा लाकर इस देश में आज़ादी के पश्चात उस समाज की उन्नति हो, प्रगति हो, उसका न्यायपालिका से लेकर तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में भी उसका हिस्सा हो, बराबरी के साथ ये समाज खड़ा हो पाए,
इस बात के लिए जो प्रावधान और जो अधिकार भारतीय संविधान में सुनिश्चित किए गए हैं, उन अधिकारों के प्रति मूलतः कहे तो भारतीय संविधान के प्रति जिन नुमाइंदों को हम जिताकर भेजा, उनकी अनास्था इस बात के लिए जिम्मेदार रही है। साथ ही साथ इस अनास्था के साथ ऐसे लोगों को या ऐसे बेईमान भारतीय संविधान की कसम तो खाते हैं, मगर एक भी काम भारतीय संविधान ने जो प्रावधान किया है समाज के हित के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों के प्रति ये नुमाइंदे तो अनास्था के और गलत नीति वाले पार्टियों के कारण उनके साथ में रहकर ये तो बेईमान रहे ही, मगर जिस समाज का दायित्व था और जिस समाज के पढ़े लिखे लोग जो अपने रोजी रोटी की समस्याओं से निजात पाकर ऊपर उठे, इन लोगों ने समाज में जाकर जागृति लाकर उस जागृति के आधार पर सामाजिक दबाव इन पार्टियों के ऊपर और जीते हुए नुमाइंदों के ऊपर निर्माण करना चाहिए था। वो दबाव निर्माण करने में ओबीसी समाज ये असफल रहा, मगर निश्चित तौर पर हम ये आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में कि जिस प्रकार की परिस्थितियां इस देश में मनुवादियों के द्वारा निर्माण की जा रही है, इन परिस्थितियों में ओबीसी कहाँ है, इस देश के बजट में ओबीसी कहाँ है। भागीदारी वाला जो हिसाब है ये कहीं न कहीं गड़बड़ दिख रहा है। भागीदारी में ऊंचे पदों पर सिर्फ सेवा के काम में, निचले पदों पर सिर्फ हम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, मगर वो भी प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से खत्म होती जा रही है। सर, जनगणना का बड़ा मसला है। जनगणना इस देश में तमाम समस्याओं की, ओबीसी की समस्याओं की जड़ है कि जब तक इस देश में ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना नहीं हो जाती, क्या क्या वजह मानते, भेड़ बकरियों सुअरों तक की यहाँ पर देश में जनगणना हो रही है, क्यों नहीं हो रही सर ओबीसी की जनगणना? सत्ता में बैठे हुए लोग ये चाहते ही नहीं कि ओबीसी की जनगणना हो। क्या वजह है इसकी? ओबीसी की यदि जनगणना हो गई और ओबीसी के हक और अधिकार जो भारतीय संविधान में सुनिश्चित अगर हो गए और उन हक अधिकारों के माध्यम से उसका लाभ यदि ओबीसी समाज को मिला, तो ओबीसी के बच्चे आपके पाखंड में ना होकर भारतीय संविधान की चेतना में रहेंगे और भारतीय संविधान के साथ में महापुरुषों के आंदोलन के साथ में ओबीसी समाज अगर जुड़ जाएगा, तो उस दिन इस देश का हुक्मरान ओबीसी होगा। और कदापि मनुवादी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी जो सुरक्षित की गई, जो ओबीसी के मानसिक गुलामगिरी के आधार पर मनुवादियों की सत्ता में भागीदारी और सत्ता में ऊंचे पदों पर जो पैठ या जो आरक्षण उनका है, वो डगमगाएगा और हिलेगा और उस दिन ओबीसी वहां जाकर बैठेगा। ये कभी वो इसलिए नहीं चाहते कि अगर ओबीसी के अधिकार अगर मिल गए और उन्होंने अगर महापुरुषों के साथ में फूले शाहू बाबा साहब और शिवाजी के आंदोलन के साथ में अगर जुड़ गए, तो ये समाज इनके पाखंड से निकलकर जिस प्रकार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भारतीय संविधान के साथ में और हक अधिकार के साथ में, क्योंकि उन्हें वो लाभ मिला है, भारतीय संविधान के माध्यम से वो सुविधाएं मिली है और इस वजह से वो ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में आज उस संविधान के साथ में है, मनुवादियों के साथ में नहीं है। यही समय, क्योंकि वो संख्या के आधार पर कम है, मगर ओबीसी अगर जाग गया तो ओबीसी इस देश में सरपंच से लेकर देश की सत्ता हिलाने में ताकत रखता है या अपना आदमी बैठाने की ताकत रखता है। इतनी संख्या इसकी इस प्रजातंत्र में है और ये कदापि ही इस बात को मनुवादी व्यवस्था के खास तौर पर आरएसएस वादी लोग ये नहीं चाहते और इसलिए वो ओबीसी की जनगणना में रोड़े अटका रहे हैं। या जातीय दंगल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, अनावश्यक दुष्प्रचार करके। बिल्कुल, और वो ये बात भी कह रहे हैं, देश के अंदर में हम देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र को बनाना है, राम राज्य को बनाना है, राम मंदिर बन रहा है, तब भी ओबीसी समाज को लगता है कि हमारी समस्याएं खत्म हो गई। कितना सच मानते हैं इस बात? भारतीय समाज में उसके शिक्षा के अधिकार होंगे, स्वास्थ्य के अधिकार होंगे, रोजगार के अधिकार में होंगे, सत्ता में भागीदारी होगी या न्यायपालिका में भागीदारी होगी, ये लाखों करोड़ों राम मंदिर बांध लो, यह अधिकार की पूर्तता नहीं होगी। इस अधिकारों की अगर कैसा भारत चाहते हैं सर? इस देश में भारतीय संविधान को संवैधानिक राष्ट्र जो चाहिए, समतामूलक अखंड भारत की संकल्पना हम जब अगर करते हैं, सुवर्णकालीन भारत का अगर हम बात करते हैं, तो वो उसी बार भारत को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है कि इस देश में विषमता जिस प्रकार की भी हो,
वो विषमता गांव गली में रहने वाले किसान का बेटा और नागपुर जैसे मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले अमीर जादों का बेटा एक जगह अगर खड़ा कर दिया जाए तो एक जैसा ही दिखना चाहिए। तब वो एक जैसा दिखेगा जब एक जैसा अनाज खाएगा, उसका स्वास्थ्य वैसा रहेगा, उसकी शिक्षा उस दर्जे की मिलेगी। तो वैसा अगर हो गया तो इस देश में क्रांति होगी। इस देश में वो स्वर्णकालीन भारत की हम अपेक्षा कर सकते हैं। मगर आज जिन जंजीरों में ओबीसी समाज फंसा हुआ है, निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि सृष्टि का नियम परिवर्तन, ये सृष्टि का नियम है। एक दिन वो आएगा, हो सकता है वो हमारे जानते में आ जाए या हमारे ना रहने के बाद आए, मगर ये क्रांति होगी। इस देश में भारतीय संविधान को अपेक्षित ऐसा संवैधानिक राष्ट्र का निर्माण होकर रहेगा और ऐसा भारत ओबीसी समाज ही बनाएगा। आने वाले समय में जिस तरीके से हम बहुजन समाज की तमाम राजनीति देख रहे हैं, जिसके अंदर में कहीं ना कहीं हमको मिलता है कि ओबीसी समाज का बहुत बड़ा तबका जो कहीं ना कहीं मनुवादी विचारधारा की तरफ में आकर्षित हो जाता है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि बहुजन समाज की जो राजनीति आने वाले समय में क्या सफल हो पाएगी? बहुजन समाज की राजनीति, क्योंकि कैसा है, लोकशाही प्रजातंत्र में समाज की हर जरूरत को पूरा करने वाली ताकत यदि सत्ता है तो सत्ता में तो हमारे लोग हैं, मगर गलत नीति वालों के साथ में हैं। मगर ये लोग भी, इन लोगों में भी चेतना वो उस प्रकार की नहीं आई, क्योंकि इनको इस ओबीसी आंदोलन के माध्यम से सरपंच से लेके खासदार या मंत्री तक ये संगठन नहीं बनाता, ये पार्टियां इनको वहां तक पहुंचाती है। मगर जिस दिन ये संगठन मजबूत हो जाएगा और इस बात का एहसास हो जाएगा कि गांव का सरपंच से लेके अगर दिल्ली के दरबार में भी आपको अगर प्रतिनिधित्व चाहिए तो बगैर ओबीसी के आप नहीं कर पाएंगे। जिस दिन ये स्थिति पैदा होगी उस दिन मजबूर होना पड़ेगा कि इस देश को भारतीय संविधान के हिसाब से ही संचालित किया जाएगा और उस दिन ये सही रूप में एक राजनीतिक क्रांति, जिसका बाद में बदलाव सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी इस देश में होगी। तो यहाँ पर हमने सीधी बातचीत की बबलू कटरे इनसे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार इस देश की जो बहुजन राजनीति है वो सफल होगी और इसी के साथ साथ देश के अंदर में ओबीसी के जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, इसका क्या है कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर क्या निवारण होगा। क्या सोचते हैं आप इस पूरे बातचीत को लेकर? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।